सबसे पहले करनाल में बहुजन समाज पार्टी हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी माननीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। हम माननीय बेनीवाल साहब का यहां पर पहुंचने पर स्वागत करते हैं और आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी हम यहां पहुंचने पर स्वागत करते हैं। और मैं बहुजन समाज पार्टी हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी माननीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और पत्रकार बंधुओं के बीच में अपनी बात रखें। माननीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी। सम्मानित सभी मीडिया बंधु और सम्मानित सभी हमारे बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारीगण जो मंच पर उपस्थित, इस प्रेस वार्ता में जो बैठे हैं वो मंच पर प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह सोलंकी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और हमारे बीच में उपस्थित है श्री गुरमुख सिंह जी जो प्रदेश के प्रभारी हैं, जांगड़ा जी जो प्रदेश के प्रभारी हैं और हमारे बीच में इंद्रजीत सिंह नवजोत जी जो हमारे करनाल लोकसभा से प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष, हमारे बीच में श्री शहीराम जी उपस्थित हैं और सभी पदाधिकारीगण हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। निश्चित तौर पे हम लोग आपके बीच में केवल एक बात को लेके आए हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की रैली जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जिन्होंने अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को का उत्साह बढ़ाने के लिए करनाल में सेक्टर 4 में 12 मई को बहन जी आ रही हैं और बहन जी के आने पे जो उनके आने के जो रैली है उसके बारे में हमने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में सभी को तैयारी के लिए लगाया गया है। गाड़ियों के लिए, बैनर के लिए, झंडों के लिए, पोस्टर के लिए और भीड़ जुटाने के लिए। और निश्चित तौर पे इस रैली में ये रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। इसमें लाखों की संख्या में भीड़ जुटाने का काम किया जाएगा। आप लोगों से केवल एक अपील ये है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई सभी की रैलियों को आप लोग 500 की रैली 5000 की दिखा देते हो, हमारी लाखों की रैली अगर आप लाखों में ही दिखा दो, वो भी आप लोगों से बड़ी हम एक आभार व्यक्त करते हैं आपका कि आप लोग हमारी रैली को ईमानदारी से दिखा देना। बढ़ा चढ़ा के भी अगर ना दिखाओ, क्योंकि बहुत सारी रैलियों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। बस आप लोगों से निवेदन हाथ जोड़ गई है कि हमारी जैसी रैली होगी बस उसी को सेम आप लोग प्रचारित कर दें, यह आपका बड़ा आभार व्यक्त होगा। और इसके लिए हम लोग खास करके इसी के लिए हम लोग आए हैं और 10 की 10 लोकसभा पे हम लोगों ने प्रत्याशी यहाँ पे घोषित कर दिए हैं और 10 की 10 लोकसभा पे हम लोग हरियाणा में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। पूरे हरियाणा में माननीय बहन जी की मात्र एक रैली होगी जो पूरे प्रदेश लेवल की होगी। पूरे प्रदेश लेवल पे बड़ी भीड़ जुटाने का काम किया जाएगा और वो करनाल का जो सेंटर चुना गया है आप लोगों की धरती पे, आप लोग जो यहाँ पे हमारे सरदार जी जो मजबूत व्यक्ति हैं इनके माध्यम से इस रैली को खास करके इनको जिम्मेदारी दी गई है। और जो आसपास के प्रत्याशी हमारे अम्बाला लोकसभा, कुरुक्षेत्र लोकसभा और सोनीपत लोकसभा, करनाल लोकसभा इनको खास करके जिम्मेदारी दी गई है। और मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जैसी हमारी रैली जितनी भीड़ होगी, जितनी व्यवस्था होगी, उसको दिखाने का काम कम से कम कर देना। सर क्या लगता है क्या कुछ नया रहने वाला है सर रैली में आपकी? पिछड़ती जा रही है बसपा, हरियाणा में खाता खोल पाएगी? देखो, निश्चित तौर पे पहले भी बहुजन समाज पार्टी में हरियाणा में खाता खोल चुकी। अम्बाला लोकसभा हम लोग जीत चुके पहले कभी और विधानसभा में हर बार लगभग 19 को छोड़ करके हम हर बार खाता खोलने का काम करते हैं और पिछड़ने का कोई मामला नहीं है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो कैंडिडेट हैं बड़े मजबूती से लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर हम ये तो कहते नहीं कि भाई हम सारी सीटें जीत लेंगे, लेकिन हम 3 से 4 सीटें हरियाणा में जीतने का काम करेंगे। प्रभारी जी गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो है उन्होंने समर्थन दिया है। वो खुद कई चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन एक भी चुनाव नहीं जीते, तो कैंडिडेट को कैसे जिता पाएंगे? देखिए, ये बात अलग होती है। वोटर कभी चुनाव नहीं लड़ता, वोटर भी चुनाव जिताने का काम करता है। जिम्मेदार पदाधिकारी जो हमारे संगठन के लोग हैं वो कभी चुनाव नहीं लड़ते, वो चुनाव जिताने का काम करते हैं। और जहाँ तक चढ़ूनी जी की बात है, उनका अपना एक अस्तित्व है, अपना एक सिस्टम है, वो चुनाव जिताने का काम कर सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। जिताने का काम पहले करो ना, अब खड़े नहीं ना। अगर वो खड़े चुनाव लड़ चुके हैं पहले, देखिए इस बार वो कहीं मैदान में नहीं है। अगर मैदान में प्रत्याशी के रूप में होते तो हम उसके बारे में टिप्पणी करते। पार्टी किनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाली है? किसके क्या मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है सर पार्टी आपकी? देखो, हमारे पास जो पार्टी सामने हमारे हैं उन्हीं के खिलाफ
जाहिर सी बात है उन्हीं के खिलाफ हम तो लोग सर चुनाव आपकी लड़ेंगे। पार्टी ऐसा क्या करेगी जो अन्य पार्टियों ने नहीं किया अभी तक? हमारी पार्टी केवल अपने जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चली है, हम केवल विकास कार्य जो हमने किए हैं उन पे वोट मांगने का काम करते हैं। दूसरी पार्टियों में और हमारी पार्टी में केवल एक ही अंतर है, दूसरी पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उनकी 10 साल सरकार रही केंद्र सरकार में, और निश्चित तौर पे उन्होंने अपनी 10 साल की कार्यकाल के जो विकास कार्य हैं उन पे कभी वोट मांगने का काम नहीं किया। अगले वादे करके झूठे उन पे वोट मांगने का काम वो लोग करते हैं। केवल बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य कराए हैं उन पे उनका बखान करके वोट मांगने का काम धन्यवाद। किया। सर, आप किस तरीके का विकास है? कार्यों की आप बात कर रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी जगह जगह जो है हाथी खड़े कर दिए थे, आपकी सरकार बन जाती है तो हाथी खड़े कर देंगे? देखिए ये एक केवल भ्रम होता है कि हाथी खड़े कर दिए। चीज़ें चुनाव चिन्ह था और चुनाव चिन्ह पे ये चुनाव चिन्ह में एक हाथी कोई ऐसा नहीं, खाली हमारा चुनाव चिन्ह था। हाथी एक प्रतीक चिन्ह है, ये पूरे भारत का प्रतीक चिन्ह है। इसमें ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको हाथी प्यारा होता है, हाथी के एक प्रतीक चिन्ह है और वो शुभ माना जाता सर है। यूपी के बेनीवाल जनता का जी, ये कहना मैं ये है जानना कि हाथियों पे खर्च किए थे पैसे, ना कि विकास में खर्च किए। बिल्कुल नहीं, एक ऐतिहासिक कार्य किया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, एक बड़ा कार्य किया है, एक ऐसा कार्य किया है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। और जिसकी सरकारें आती हैं वो लोग हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए वो खर्च करती हैं। हमारे जो पार्क में खर्च हुआ है उत्तर प्रदेश में केवल 600 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, और उससे जो अर्निंग होती है गवर्नमेंट की वो 600 करोड़ को पार कर चुकी है। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि बड़ा कैडर है लखनऊ में, हम लखनऊ में पार्क की बात करें, जिस हाथी की आप बात कर रहे हैं वो लखनऊ की बात कर रहे हैं। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि बसपा जो है एक बड़ा कैडर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक पहचान रही है, मुख्यमंत्री वहाँ के रहे हैं 3 बार जो है। ऐसे में अब हरियाणा की राजनीति में किस तरीके से बदलाव ला सकते हैं और बसपा को किस तरीके से अपने उम्मीदवार? देखो बसपा का अपना एक कैडर वोट है, बसपा का कैडर वोट कभी बदलता नहीं। सभी अगर कोई कैडर वोट है किसी के पास, या तो भारतीय जनता पार्टी पे अपना आरएसएस का कैडर वोट है, या बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश में अगर कोई कैडर वोट है तो बसपा के पास है। सिर्फ कैडर वोट ही आप टारगेट कर रहे हो या अन्य भी कर रहे हो? फिर जो जिसके पास कैडर वोट होता है वो उसके स्तंभ होते हैं, वो कैडर वोट दूसरे वोटों को जोड़ने का काम करता है। आपका कैंडिडेट जीतता है तो प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहेंगे? देखो प्रधानमंत्री की सूची बादगी होती है, ये पहले तो हमारे जितने कैंडिडेट होंगे उसके बाद बेंजी तय करेगी, हमारा राइट नहीं, हम ऑथराइज नहीं इसके लिए। गठबंधन में भी नहीं है आप? नहीं, गठबंधन हम किसी के साथ नहीं है, हम गठबंधन में बाद में हो क्या सकता है। मायावती को देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? बिल्कुल, हम किसी को देखेंगे और हम किसी को नहीं देखेंगे, हम बेंजी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे। आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जिस देश में 6 MP वाली पार्टी का HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन सकता है, जिस देश में 1990 में एक MP जिसकी पार्टी का चंद्रशेखर वो प्रधानमंत्री बन सकता है, अगर हमारी पार्टी के 10 MP 12 MP 15 MP 20 MP जो भी आएंगे, अगर हमारी पार्टी के उतने MP आ गए तो क्या बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती? भाई बहन जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जब एक MP वाला प्रधानमंत्री बनने का उसको अधिकार हो सकता है, 6 MP वाला प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है, तो बहन जी को बनना चाहिए। जनता आप आपको ही प्रेस वोट वार्ता क्यों कर दे? रहे हैं, लेकिन आपके कैंडिडेट भी जगह जगह है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं होती, जो कि आज का मेन मुद्दा है। नहीं, हम लोग मैनिफेस्टो में अपने सभी लोगों को बता रखा है, सभी हमारे कैंडिडेट इस पे चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा पे, बेरोजगारी पे हम लोग खास करके इस पे चर्चा हमारी हो रही है, इसी पे वोट मांगने का काम कर रहे हैं अधिकतर। अब आप यहाँ पर हरियाणा में पहुँचे हैं तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश है कि आप लोगों का सबसे पहले मैं सभी का, हरियाणा की जनता का हम धन्यवाद करते हैं कि अपार सहयोग जनता का मिलने का काम हो रहा है। और निश्चित तौर पर इस बार किसान और मजदूर का एक ऐसा गठबंधन, हम किसी पार्टी का गठबंधन नहीं है हमारे साथ में, लेकिन भाईचारा का गठबंधन है। इसमें सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग हमारे साथ हैं, और ये भाईचारा का गठबंधन हमें जीत की तरफ ले जाने का काम करेगा। और कौन-कौन नेता आने वाले हैं सर पार्टी के आपके? क्यों होती है? 5 साल पीछे निकले हैं, 9.5 साल ऐसा नहीं है जो आप लोग कह रहे हैं कि 5 साल बाद सक्रिय होती है, ऐसा नहीं है। हमारे कार्यकर्ता, देखो हमारी बात को कभी अखबार या TV बहुत कम दिखाने का काम करता है, हमारा कार्यकर्ता अपने शब्दों से ही प्रचार करने का काम करता है। पूरे 5 साल तक वो मेहनत करता है, और चुनाव में तो केवल जब कैंडिडेट आता है तो हमारे ऐसा लगता होगा आपको, हमें नहीं लग पता कि हम 5 साल तक लगातार कंटिन्यू हमारी मीटिंग चलती है, हमारे कैडर चलते रहते हैं। सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हैं, लेकिन प्रदर्शन करते आनंद जी बिल्कुल आएंगे, आकाश आनंद जी पूरे देश में प्रचार करने का काम करेंगे। सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हैं, लेकिन प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आते।
देखिए, आकाश आनंद जी का जो पद आदरणीय बहन कुमारी मावती जी ने वापस लिया है। बहन जी सिस्टम के दायरे में एक पार्टी को चलाने का काम करती है। ये हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक साथ होने के साथ साथ एक मिशन है, और इस मिशन में जो भी व्यक्ति हलचल थोड़ी बहुत लाइन से हटके हल्की फुल्की बात करेंगे, वो बहन जी को पूरा अधिकार है, पूरा राइट है कि उनको उनका पद वापस लिया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको पद दोबारा नहीं दिया जाएगा। आदरणीय बहन कुमारी मावती जी ने अपने ट्वीट में एक चीज़ लिखी है कि संपूर्ण जब परिपक्व हो जाएगा तो दोबारा से उनको चांस देने का काम किया जाएगा। सर, क्या लगता है जो आप पार्टी है बहुजन समाज- आपकी, वो धरातल के मुद्दे या कोई अन्य मुद्दे उठाती हुई नजर नहीं आती? कोई भी मामला हुआ हो, चाहे वो मणिपुर का मामला हो या पहलवान बेटियों का मामला हो, कोई भी मामला नहीं उठा पाई पार्टी, क्या लगता है? देखो, सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्टी मुद्दे उठा रही है, बहुजन समाज पार्टी उठा रही है। सिर्फ इतना फ़र्क है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने प्रचार को ज़्यादा फैला सके, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर धरने प्रदर्शन करता है तो बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति करता है। पार्टी का मेन मुद्दा क्या है सर, आगे जो वोट मांग रहे हैं आपसे? पार्टी के मेन मुद्दे देखो, सबसे बड़ी हमारे देश में बेरोजगारी का मुद्दा है। जो बेरोजगारी का मुद्दा इस टाइम पे 80% लोग 10 साल में 80% बच्चे हमारे बेरोजगार हो चुके। हमारे बीटेक बच्चे, हमारे PhD बच्चे ऐसे फिर रहे हैं जैसे कि पहले 8वीं और 9वीं और 10वीं के बच्चे फिरते थे। आज के टाइम में PhD बच्चे की कोई वैल्यू नहीं रही। हमारे जितने बच्चे बीटेक करते फिर रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बीएड बच्चों की कोई वैल्यू नहीं है। तो निश्चित तौर पे जो बेरोजगारी फैलती जा रही है, इससे क्राइम की संभावना बढ़ रही है देश में। जब पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार होगा तो निश्चित तौर पे मजदूरी तो करेगा नहीं, टोकरी वो ढोएगा ही नहीं। जब उसको पैसा चाहिए, भूख उसको लगेगी, वो पेट की आग को शांत करने के लिए वो क्राइम की तरफ बढ़ेगा, और जब बेरोजगारी बढ़ती है उसमें क्राइम बढ़ता है। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार रही है, कितनी नौकरियां जो हैं युवाओं को दे पाए थे? हमने 16 लाख बच्चों को उस टाइम पे नौकरी देने का काम किया है। वन टाइम में सबसे ज़्यादा नौकरी 3,25,000 नौकरियों को एक बार स्थापित बहन जी ने किया है। सर, आपने क्राइम की बात करी, उस समय कानून व्यवस्था क्या थी और अब क्या थी, आप ही देख सकते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मावती जी के सामने जो क्राइम का सिस्टम था, गुंडे, जब बहन जी कुर्सी पे बैठती थी, गुंडे उत्तर प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में शरण लेने का काम करते थे, और उसी पटल पर चल करके दूसरी सरकारें उनको लागू करने का काम तो करती हैं, लेकिन वो लागू नहीं हो रहा उनसे। इंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? को मैं आप किस मुद्दे को लेकर के चुनाव? मैं फिलहाल तो जो 12 तारीख को हमारी एक महारैली होने जा रही है करनाल में, बहन जी कुमारी मायावती जी उस रैली को संबोधित करने जा रही है। सभी साथियों को यही संदेश देता हूँ कि उस रैली को जिस तरह आपने नॉमिनेशन वाले दिन सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया था, उसी तरह उस रैली में भी ऐसा रिकॉर्ड तोड़ें कि ना पहले कभी ऐसी रैली हुई हो और ना आगे कोई ऐसी रैली हो सके। फिलहाल रैली पे भी काम कर रहे हैं, और बाकी मैं कम से कम 25% जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है 25% मैं कवर कर चुका हूं, और अब इन दिनों में बिल्कुल मेरे तूफानी दौरे चले हुए हैं, और मैं जल्दी ही, मेरी एक मंशा है कि मैं पूरी लोकसभा का कोई भी गाँव ना छोड़ूं, कोई भी कोना ना छोड़ूं कि जहां मैं खुद न जाऊं। अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? इस समय कड़ा मुकाबला है, क्या कहना चाहिए? देखो, मेरे से ज़्यादा आपको पता है कि जो यहाँ से अपने पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो उनको कोई गांव में भी नहीं घुसने देता। पिछले हफ्ते उनके 30 प्रोग्राम हुए थे, और 30 प्रोग्रामों में 15 प्रोग्राम उनको कैंसिल करने पड़े थे, क्योंकि जैसे ही वो गांव में जाके गाड़ी से उतरते थे, उनको कोई नीचे पैर भी नहीं रखने देता था, और उनको वापस वहां से खिड़की बंद करके वापस आना पड़ता था। उनकी स्थिति तो आज ये है कि देखो, जैसा कोई बोएगा वैसा काटना तो पड़ेगा, तो उन्होंने जैसा बोया था वैसा काट रहे हैं। उनके हालात ऐसे हैं, 4 अप्रैल को मेरे को टिकट मिली थी। मैं जब जितने एरिए में निकला हूँ, मेरे सामने तो 90% लोगों ने यही बात कही कि मनोहर लाल खट्टर की हम जमानत जब्त कराएंगे। उनके ये हालात हैं, और जो दूसरा कांग्रेस का कैंडिडेट है वो बाहरी कैंडिडेट है। जो करनाल लोकसभा है, बड़े लंबे समय से बाहरी कैंडिडेटों को, बाहरी MPs को झेल रही है। तो इस बार पूरी लोकसभा ने एक ही मन बनाया हुआ है कि बाहरी कैंडिडेट को हम बिल्कुल मौका नहीं देंगे। तो कांग्रेस की जो
अंदर जो कांग्रेस के अंदर बड़े पुराने समय से गुटबाजी चल रही है, उनकी जो कांग्रेस के कैंडिडेट की जो अंदरूनी गुटबाजी है वो खुद ही उसको हरा देगी। उन दोनों कैंडिडेटों के ये हालात हैं। और मेरे साथ मेरा वर्ग है, जो SC-BC भाईचारा है, जो किसान भाईचारा है, मैं उनके दम पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मैं एक छोटा सा व्यापारी भी हूँ, और जितना भी जो छोटा व्यापारी है वो सरकार से बहुत परेशान है, वो भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मेरा खुद वो प्रचार कर रहे हैं। और मैं एक मिट्टी से जुड़ा हुआ एक किसान का बेटा हूँ, और किसान वर्ग और जो मजदूर वर्ग है, जो भी मेरा वर्ग है, वो मेरे साथ कंधे से कंधा। चौक है, उसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, ट्रक यूनियन के सामने। दशहरा ग्राउंड कह सकते हैं आप इसे? हाँ जी, दशहरा ग्राउंड ही शायद कहते हैं उसको। उस ग्राउंड में रैली होने जा रही है, और रैली पे हम सबको साथियों को यही कहते हैं कि 11 बजे पहुंचने की कोशिश करें, कि 12 बजे के लगभग बहन जी यहाँ पहुंच जाएंगी। वो बहन जी 12 बजे रैली को संबोधित। नवजोत जी, आप आज हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी माननीय रणधीर सिंह बेनीवाल जी ने आप लोगों को ये जानकारी देने का काम किया कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय आयरन लेडी माननीय बहन कुमारी मायावती जी 12 मई को करनाल के सेक्टर 4 दशहरा ग्राउंड में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए हरियाणा प्रदेश में आ रही हैं। हम माननीय बहन कुमारी मायावती जी के स्वागत में हमारा पूरा जो संगठन है वो लगा हुआ है, और हम अपनी जिला और विधानसभा की जो टीमें हैं, सेक्टर बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी रैली को सफल बनाने के लिए उनकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। और हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय बहन जी के विशाल का रैली साबित होगी। ये भारतीय किसान यूनियन ने और संयुक्त संघर्ष पार्टी की जो किसान विंग है वो है भारतीय किसान यूनियन। तो हमने BSP का समर्थन किया है, जो करनाल सीट है, इंद्रजीत जी हैं, उनको समर्थन किया है। और जैसा भी हमारे से काम लेना चाहेंगे पूरे इलेक्शन के दौरान, कहीं प्रचार का, कहीं किसी और तरह का, कहीं रैली में ज़रूरत हो, कहीं जिस तरह का भी हो, हम तन मन धन से जो है वो BSP का समर्थन करेंगे, इंद्रजीत जी का समर्थन। चुनिए साहब, आपने किसानों के लिए बहुत ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी है, ऐसे में अब चुनाव हैं, उस चुनाव के दौर को आप किस रूप में लाना चाहोगे और समाज में क्या संदेश जा सकता है? देखिए, बिल्कुल हम इसीलिए जो है वो राजनीति में आना चाह रहे हैं कि आज जो देश की हालत है वो पूरा देश जो है वो पूंजीपतियों ने जकड़ लिया है। आज 1% लोगों के पास देश की 40% प्रॉपर्टी है। अगर हम आमदन का हिसाब लाएं, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देश के अंदर हरियाणा में है, और पूरे भारत में भी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। अपने देश के जो युवा है वो देश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं रोजगार की तलाश में। और जो देश की आमदन है, 1% लोगों के पास आज 22% आमदन है। और आज 23 करोड़ लोग देश में ऐसे हो गए हैं जो एक वक्त की रोटी खा के गुजारा करते हैं। 33 किसान ऐसे हो गए हैं जो रोजाना 33 किसान रोजाना शोषण करते हैं। इतनी कर्जा किसानों के ऊपर कर्जे की हालत हो गई है। और इसी देश के अंदर जो पूंजीपति देश पे कब्जा कर रहे हैं, उन्हीं के आज 15 लाख करोड़ पिछले 10 सालों में बैंकों द्वारा माफ़ किया जा चुका है। यानी जिनका माफ़ होना चाहिए था गरीब लोगों का, उनको कोई राहत नहीं है, और अमीर लोगों को राहत नहीं। सर, मकसद क्या है बसपा को ही समर्थन देने का? हाँ, वो बता रहा हूँ ना कि मकसद ये है कि ये BJP और कांग्रेस, इनकी एक जैसी पॉलिसी है, दोनों पूंजीपतियों के पक्ष के कानून बनाती हैं। और इसलिए हमें एक विकल्प खड़ा करना पड़ेगा कि जनता का राज हो, पूंजीपतियों का राज ना हो। पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, ये ना हो। जनता का राज हो, जिसमें गरीब, उसमें मजदूर, उसमें किसान, उसमें दुकान वाले, छोटे फैक्ट्री वाले, उसमें ये लोग शामिल हों। 1% वर्सेस 99%। चढ़ूनी साहब, आप कई चुनाव आप लड़ चुके हैं? कई तो नहीं लड़े जी, एक ही लड़ा था, जीते थे। जे जीतता फिर जहाँ की बैठता फिर तो कैसे अब दावा कैसे करें कि नवजोत जी को भी जिता देंगे? देखिए, मैंने ये तो दावा नहीं कर्म करना। एक जब सीता जी की तलाश में समुद्र पे पुल बना रहे थे श्री रामचंद्र जी,
तो एक काटो गिलहरी जिसको बोलते हैं, वो रेते में डुबकी लगाती थी और लिटती थी और फिर समुद्र में डुबकी लगाती थी। एक कौवे ने पूछा कि काटो तू क्या कर रही है? उसने कहा मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। जितनी मेरे में परमात्मा ने कैपेसिटी दी है मैं उस कैपेसिटी से काम कर रही हूँ। उसने कहा कि तेरे इतने से रेत से पुल बन जाएगा। उसने कहा पुल बने ना बने, जितनी उस मालिक ने मेरे को ताकत दी है उस ताकत के हिसाब से हम प्लस में काम करना है। हमने जनता के हित में काम करना है, लोगों के हित में काम करना है। तो जब भी आप